नमस्कार। बीए पार्ट सेकंड। आज हम भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में पढ़ेंगे। भारत शासन अधिनियम 1919, इसका दूसरा नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जिस तरह 1909 के अधिनियम को पार्लियामेंट्री सुधार अधिनियम कहा जाता है, उसी तरह 1919 के अधिनियम का दूसरा नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। ऐसा क्यों? क्योंकि जब 1919 में भारत शासन अधिनियम पारित हुआ था, उस समय भारतीय सचिव के पद के ऊपर लॉर्ड मॉन्टेग्यू थे। लॉर्ड मॉन्टेग्यू और भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। इस वजह से इस अधिनियम का दूसरा नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी इस अधिनियम को कहा जाता है। आज हम 1919 के अधिनियम की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। 1919 का जो अधिनियम था वो कई रूप में महत्वपूर्ण भी था। ये ऐसी क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि 1909 के बाद 1919 का अधिनियम ब्रिटिश सरकार को पारित करना पड़ा। तो इसका पहला सा सीधा सा कारण यही है कि जो 1909 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ था, वो भारतीय जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण भारतीय जनता में ब्रिटिश सरकार के प्रति आक्रोश बढ़ रहा था। इसी के साथ साथ उस समय होम रूल आंदोलन भी चल रहा था, जिनके प्रभाव के कारण भी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1919 का अधिनियम पारित किया। 1919 का अधिनियम भारत में प्रतिनिध्यात्मक संस्थाओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। अब हम भारत शासन अधिनियम 1919 की विशेषताएं पढ़ेंगे। भारत शासन अधिनियम 1919 की विशेषताएं। इस अधिनियम की पहली विशेषता थी लिखित संविधान। लिखित संविधान इस अधिनियम के द्वारा भारत में लिखित संविधान का निर्माण किया गया और संविधान का निर्माण ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा किया गया था। इस संविधान में जो कानून और नियम लिखे थे वो विस्तृत और स्पष्ट रूप में लिखित रूप में थे। तो इस अधिनियम की पहली विशेषता थी कि इस अधिनियम के द्वारा भारत में एक संविधान का निर्माण किया गया, जिसकी प्रस्तावना भी थी, संविधान लिखित रूप में था। दूसरी विशेषता है प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन। प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन। उन्नीस के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। जो प्रांतीय शासन के जो विषय थे, उनको इस अधिनियम के द्वारा दो भागों में विभाजित किया गया।
रक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय। जो रक्षित विषय थे ये गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद के अधीन होते थे और गवर्नर जनरल अपने किसी भी कार्य के प्रति किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे। और जो दूसरे जो विषय थे हस्तांतरित विषय, ये विषय भारत मंत्रियों के अधीन थे और भारत मंत्रियों का चुनाव भारत प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा किया जाता था और वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहते थे। तो हस्तांतरित विषय किनके पास थे? भारत मंत्रियों के पास थे और भारत मंत्रियों का चुनाव प्रांतीय विधायकों में से किया जाता था। तो मंत्री विधायिका के प्रति और जनता के प्रति उत्तरदायी होते थे। इसलिए आंशिक रूप से जो 1919 का अधिनियम था उसके अंदर उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई और इस तरह प्रांतों के विषयों को दो भागों में विभाजित करने के कारण इन्हें द्वैध शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। द्वैध शासन 1919 के अधिनियम की दूसरी विशेषता द्वैध शासन भी थी। तो प्रांतों के विषयों को दो भागों में विभाजित करके रक्षित और हस्तांतरित, और कुछ विषय ऐसे थे जो गवर्नर जनरल के अधीन होते थे या उसकी कार्यकारिणी परिषद के अधीन होते थे जो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे, और हस्तांतरित विषय ऐसे थे जो लोकप्रिय मंत्रियों के पास होते थे और वो मंत्री अपने कार्यों के प्रति विधायिका या जनता के प्रति उत्तरदायी होते थे। अगली विशेषता है केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण। से विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है, केंद्रीकरण का तात्पर्य होता है शासन की शक्ति एक जगह एकत्रित होना या संगठित होना, वो कहलाता है केंद्रीकरण। और विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है शासन की शक्ति का बंटवारा होना या फैलाव होना, वो कहलाता है विकेंद्रीकरण। तो इस अधिनियम की जो तीसरी विशेषता है, शासन को केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण की ओर बढ़ाया गया। जब लॉर्ड कर्जन के समय भारत में केंद्रीकरण की व्यवस्था थी, सारी शक्तियां केंद्र सरकार के अधीन हुआ करती थी। तो इस अधिनियम के द्वारा उन शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया, यानी इसका तात्पर्य होता है कि केंद्र सरकार ने कुछ शक्तियां प्रांतों को प्रदान की जिसके तहत वो उन विषयों के ऊपर नियम बना सकती थी, प्रांतीय सरकारें कानून बना सकती थी। तो विकेंद्रीकरण के शक्ति मिलने के बाद प्रांतों में पहली बार प्रांतीय सरकारें ऋण ले सकती थी और जनता के ऊपर टैक्स लगाने का उनको अधिकार दिया गया, कर लगाने का अधिकार। तो इस तरह 1919 के अधिनियम की जो तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता थी, केंद्र सरकार ने कुछ शक्तियां प्रांतीय सरकारों को दी गई, इसलिए शक्तियों का केंद्रीकरण से क्या हुआ? विकेंद्रीकरण हुआ। यानी शक्तियां केंद्र अपने हाथ से निकालकर प्रांतीय सरकारों को कुछ शक्तियां प्रदान की गई, इसलिए इस शासन की तीसरी विशेषता थी केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण। अगली विशेषता थी शक्ति विभाजन। शक्ति विभाजन 1919 के अधिनियम के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के विषयों का बंटवारा किया गया।
जो संपूर्ण भारत से संबंधित विषय थे वो केंद्र सरकार के पास थे, जैसे वैदेशिक संबंध, भारतीय रेलवे, डाकघर, बैंकिंग, संचार। ये ऐसे विषय थे जो संपूर्ण भारत से संबंधित थे और इनके ऊपर कानून बनाने का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जाता था। और जो प्रांतों से संबंधित विषय थे वो प्रांतीय सरकारों को दिए गए, जैसे स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, जंगल, कृषि, जेल, कारागृह। ऐसे जो विषय थे वो प्रांतों से संबंधित थे और ये विषय प्रांतीय सरकारों को प्रदान किए गए। इसलिए इस अधिनियम के तहत पहली बार केंद्र और प्रांतीय सरकारों के बीच विषयों का बंटवारा किया गया। तो ये थी चौथी विशेषता कि केंद्र और प्रांतीय सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। अगली विशेषता है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ 1909 के अधिनियम के तहत किया गया था। वहाँ मुस्लिम समुदाय को धर्म के आधार पर कुछ सीटें आरक्षित रख के उनको प्रदान की गई थी। तो इस अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था का विस्तार किया गया। मुस्लिम समुदायों के साथ साथ पंजाब में सिखों के लिए स्थान आरक्षित किए गए। इसी तरह दूसरे प्रांतों में आंग्ल भारतीयों के लिए पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों को दिया गया था, फिर सिखों को प्रदान किया गया। सिखों के साथ आंग्ल भारतीय समुदाय को कुछ प्रांतों में उनके लिए सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। कुछ प्रांतों के अंदर ईसाई धर्मावलंबियों को भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत उनकी सीटें आरक्षित की गई। तो जो 1909 के अधिनियम में जिस सांप्रदायिक प्रणाली की शुरुआत की गई, 1919 में उस सांप्रदायिक प्रणाली को बढ़ाया गया, उनका विस्तार किया गया। पहले 1909 के अधिनियम में केवल मुस्लिम समुदाय के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी। 1919 के अधिनियम में बढ़ाकर सिखों को प्रदान की गई, आंग्ल भारतीयों को प्रदान की गई और ईसाई धर्मावलंबियों को ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत सीटें प्रदान की गई। अगली जो विशेषता है वो है नरेश मंडल की स्थापना। नरेश मंडल की स्थापना। नरेश मंडल की स्थापना। (1919) के अधिनियम में देशी राजाओं के महत्व को स्वीकार करते हुए इस अधिनियम में नरेश मंडल की स्थापना की गई। नरेश मंडल में कुल सदस्य संख्या 121 थी और नरेश मंडल का जो अध्यक्ष होता था वो वायसराय होता था और नरेश मंडल एक तरह से परामर्शदात्री संस्था के रूप में कार्य करती थी। और अगली जो विशेषता है वो है लोक सेवा आयोग की स्थापना। 1919 के अधिनियम की अंतिम विशेषता लोक सेवा आयोग की स्थापना। आयोग की स्थापना। प्रशासनिक पदों पर सरकारी कर्मचारियों की भर्ती करने के लिए इस अधिनियम के तहत पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई ताकि योग्य और
अपने कार्य में कुशल व्यक्तियों का ही चयन हो सके, इसलिए इस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। ये था भारत शासन अधिनियम 1919 और उनकी विशेषताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स।